ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम ईएमआई वो स्टार्ट कर चुके थे, उसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था और मैंने आपको बिगिनर बॉक्स 1 कंप्लीट करने का बोला था। और कल का डिस्कशन के बारे में फिर से बता दूं, कल वेडनेसडे को हम डिस्कस करेंगे चीजें। तो कल हमारा डिस्कशन टारगेट क्या है? कल हम पेपर डिस्कस करेंगे, उसके अलावा रेस एक बची हुई है एमईसी की, वो कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली आपको एक असाइनमेंट और भेजा है, वीकली असाइनमेंट, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो कंप्लीट कर लेना। एमईसी की क्वेश्चन बैंक में जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा टाइम भले एक्सटेंड कर लेंगे, है ना, कल अपन ये सब करेंगे। चलो, टाइम क्या होगा? मोस्ट प्रॉब्ली आपकी दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि दोपहर में दूसरी क्लास है मेरी। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा इवनिंग का जो क्लास आपकी लगी हुई है वो एक्स्ट्रा ही लगी हुई है, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो अपन अपना बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर लेते। बिगिनर बॉक्स 1 आपको मैंने होमवर्क दिया था, कंप्लीट कर लिया सबने? BB1 कंप्लीट करा? यस, ओके, वेरी गुड। चलो, तो BB1 में कोई डाउट? टोटल 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझको। इन 8 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट बताओ? निमित को तो कोई डाउट नहीं है, बाकी किसी भी बच्चे को? फ्लक्स कैलकुलेशन के थे और मैक्सिमम क्वेश्चन इजी है वहां पर, है ना, ऐसे कोई खास टफ दिए ही नहीं क्वेश्चन उसके अंदर। तो देख लो आप अच्छे से, अगर कुछ भी डाउट हो। दक्ष को भी कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, नो डाउट। चलो, सभी के नो डाउट आ गए मेरे पास लिखे हुए, मतलब मैक्सिमम बच्चों के तो आ गए। किसी का कोई डाउट है क्या? पक्का कोई डाउट नहीं है? श्योर? 4-5 बच्चों के तो मेरे पास नो डाउट लिखे आ चुके हैं। नो डाउट, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे थे एंड एंड में, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, शायद पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था अपना, वो देख लेते। फ्लक्स कैलकुलेशन विद इंटीग्रेशन। तो आपको मैंने स्ट्रेट वायर दिया था जिसमें करंट था आई, इसके सामने यहाँ पर मैंने एक लूप रख दिया था। ये डिस्टेंसेस मैंने ए बी ये सब कुछ बता दिया था आपको, और इस लूप की ये हाइट मैंने बता दी। अब इस लूप के एरिया से फ्लक्स पूछा था। ड्यू टू दिस वायर फ्रॉम दिस एरिया ऑफ द लूप आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा था। तो आपने इसको अटेम्प्ट करा, क्या आया इसका आंसर? बताइए। लॉग के टर्म्स में आएगा, बिल्कुल सही, है ना। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना क्यों पड़ेगा? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर इज इनटू द बोर्ड एंड दैट इज वेरी, वायर से डिस्टेंस के साथ वो बदलेगी। अगर आप वायर से एक्स डिस्टेंस पे जाके देखोगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट आई इन द वायर अपॉन 2 पाई एक्स। So as x is increasing, x is changing, the magnetic field is changing. तो इससे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कुछ एरिया चूज करो जिससे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जैसा ले सकते हो। ऐसा कुछ एरिया चूज करो जिससे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जैसा ले सको। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग विद एक्स, तो एक्स को अपन बहुत स्मॉल चेंज कर देते हैं। चलो, एक्स का छोटा सा चेंज करा हमने dx का, और ये एरिया ले लिया हमने। एरिया ऐसा चूज करा जिसमें एक्स का वो छोटा सा चेंज है, तो ये मैंने स्ट्रिप जैसा एरिया ले लिया। दिस इज माय स्मॉल एरिया। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा? तो हाइट इंटू विड्थ, हाइट इंटू विड्थ, इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे? अगेन एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब बी के डायरेक्शन में ले लो उसको। तो यहाँ से जो छोटा सा फ्लक्स होगा उसको लिख देना मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो फिर टोटल फ्लक्स के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एरिया लिखो विच इज एच डी एक्स। नाउ जब इसको इंटीग्रेट, अच्छा, फ्लक्स में बी डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा भी होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी तो कॉस 0 कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू देखो, सबसे मिनिमम ए, मैक्सिमम ए प्लस बी, तो लिमिट इज फ्रॉम ए टू ए प्लस बी। बस, तो फ्लक्स आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एच इज कांस्टेंट, dx अपॉन एक्स हो जाएगा ln ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। बोलो, क्या ये यही आया था? देख लो सब बच्चे अच्छे से। ऋत्विक का तो मुझे यही दिख रहा है, वेरी गुड। ऋत्विक नीचे 2 पाई आ रहा है, हाँ मेरा भी 2 पाई है। ऋत्विक का, आयुष का भी यही है, बहुत बढ़िया।
चलो, तो ये क्वेश्चन इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, बिल्कुल इसके जैसा ही। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। करंट आई है और अब की बार मैंने जो एरिया दिया ना, वो देखो ये सर्कुलर एरिया दिया, सेंटर ऑफ सर्कल is at a distance a from the wire and the radius of circle is r। अब इस सर्कुलर एरिया से फ्लक्स बताओ, करो फटाफट। सर्कुलर एरिया से फ्लक्स बताओ, करो बता फटाफट, करो बताओ आंसर। जो भी हमने ये क्वेश्चन देखा, इसका रिजल्ट याद रखना, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। चलो सर्कल वाला क्वेश्चन करो आप। स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से सर्कुलर एरिया से फ्लक्स बताओ। क्या कर रहे हो आप लोग, किस तरह से ट्राई कर रहे हो बताओ। मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लाइन सेगमेंट, बिल्कुल सही, लाइन सेगमेंट ले लो। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वायर की जो वेरी बढ़ती है वो एक्स के साथ करती है। तो जैसा यहाँ पर अपन एक स्ट्रिप जैसा एलिमेंट लिया था ना, यहाँ पर भी वही करो, स्ट्रिप जैसा एलिमेंट लो। बस ये आपके लिए हिंट है, इससे हो जाएगा जल्दी आपका। स्ट्रिप जैसा एलिमेंट ले लो और स्ट्रिप का एरिया बस सही से लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा एरिया लिखने में डिफिकल्टी जाएगी, वो सही लिख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। करो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो बोर्ड पे स्ट्रिप कैसे लेना चाहिए। वायर से जाओ किसी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ पर बिल्कुल जैसा पिछले केस में स्ट्रिप ली थी वैसी एक स्ट्रिप ले लो, लाइक दिस, विड्थ इज dx। अब स्ट्रिप का एरिया सही से लिख लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सर्कल के सेंटर से जो ये डिस्टेंस बचेगी, दिस शुड बी a माइनस एक्स, ये हो जाएगा a माइनस एक्स ना, a माइनस एक्स, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज r। तो देखो आप स्ट्रिप की हाइट निकाल सकते हो आप, द हाइट ऑफ स्ट्रिप वो क्या हो जाएगी, ये r, ये a माइनस एक्स, तो ये डिस्टेंस आ गई, सिमेट्री से डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर r स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द हाइट।
बस अब हाइट जो इस क्वेश्चन में लिखी थी ना अपन ने हाइट, उसको वो लिख देना और पूरा सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो छोटा सा फ्लक्स, पूरे फ्लक्स should be integration of B, which is mu naught I upon 2 pi x into area, which is h times dx. ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं एक्सप्रेशन? ये देखो अच्छे से, ठीक है। अब बची बात इसके इंटीग्रेशन करने की। अब पॉइंट है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो इंटीग्रेशन तो अब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए इसमें इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए। बताओ। बोलो, ये इंटीग्रेट हो पाएगा आपसे? ये इंटीग्रेट कर लेंगे ना? यस, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसे इंटीग्रेट करिए और x की लिमिट क्या होगी वो बता देता हूं मैं। x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, देखो ये होगी a माइनस आर और मैक्सिमम हो जाएगी a प्लस आर। सो वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम a माइनस आर टू x a प्लस आर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये लिमिट्स लगा देना, बस ये लिमिट लगा दो, तुम्हारा काम हो गया। अब इंटीग्रेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो आप करिएगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, चलो। मुझे ऐसा लग रहा है सब्स्टिट्यूशन से होगा ये, है ना। थीटा वीटा कुछ लेके शायद हो जाएगा। चलो, तो आप आगे करिएगा उस क्वेश्चन को। तो फ्लक्स कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चन देखे हमने अभी, आगे बढ़ते हैं। अब आज की अपन को नेक्स्ट चीज जो पढ़ना थी वो स्टार्ट करते हैं, विच इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, ठीक है। मैं हटा दूं ये क्वेश्चन हटा दूं। अब क्वेश्चन हटा दूं क्या पूरा? यस, ओके, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो मेन नाम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्यों है वो चीज अब स्टार्ट होगी। इस चैप्टर में हमें पढ़ना जो मेन चीज है वो चीज अब स्टार्ट हो रही है। जो हमने अभी पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, ये तो इसका प्री रिक्विजिट था, पर हमें ये आना चाहिए था मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद आगे की चीज समझ में आती है। तो अब अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट कर रहे हैं, फैराडेस लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है फैराडेस लॉ में। देखो, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी फैराडेस लॉस की। उन्होंने देखा एक, ये हमारे पास कोई कॉपर की कॉइल है, दिस इज अ कॉपर कॉइल, कॉपर के वायर की कॉइल जैसी थी। इसके एंड्स पे उन्होंने लगा रखा था गैल्वेनोमीटर। क्या हुआ कि माइकल फैराडे और उनके लैब असिस्टेंट वो मिलकर है ना कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। माइकल फैराडे ने बहुत ज्यादा काम करा है मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। माइकल फैराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे जहां उनको कॉइल की जरूरत पड़ रही थी, गैल्वेनोमीटर था उनके पास, कॉइल से कनेक्टेड था। अब उनकी ना वाइफ आ गई, वो किसी बात को लेके आर्गुमेंट होने लग गया कि तुम कल आइसक्रीम नहीं लेके आए या नहीं वो कुछ भी फलाना ढिमका जो भी है। तो वो तो देखा नहीं कि भाई काम वाम कर रहे बेचारे, लड़ाई चालू कर दी। माइकल फैराडे भी थोड़े से गुस्से वाले व्यक्ति थे, तो उनके पास मैग्नेट्स वगैरह थी, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मैग्नेट से। उन्होंने क्या करा, जो मैग्नेट थी गुस्से में मैग्नेट को फेंक दिया, गुस्से में मैग्नेट को फेंक दिया। और क्या हुआ कि मैग्नेट पास हो गई इस लूप के पास में से, इस लूप के पास में से मैग्नेट पास हो गई। मैग्नेट पास हुई तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। माइकल फैराडे के जो असिस्टेंट थे वो पास में बैठे हुए थे, उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा। अब देखो, बीवी की तरफ कोई फेंकेगा अगर मैग्नेट मैग्नेट, वो कुछ छोड़ेगी क्या? उसने भी मैग्नेट फेंकी, उसने भी फेंकी। अब वो मैग्नेट फिर से फैराडे की तरफ गई, तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो बेचारा जो लैब असिस्टेंट था वो तो चुपचाप नीचे सर झुका के बैठा हुआ था, वो देख रहा है बार बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब इनकी जब लड़ाई वड़ाई खत्म हुई तो वो बात फैराडे को बताई उसने। फिर फैराडे ने इस चीज को और समझने की कोशिश करी, तो फिर उन्हें पता चला फैराडेस लॉस के बारे में। तो ऐसे कुछ मैंने थोड़ी सी कहानी जैसी सोची है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। सारी चीजें कल्पनाएं हैं पूरी तरह से, ऐसा किसी को नहीं पता कि असली में क्या हुआ था। ठीक है, चलो। तो फाइनली बात ये हुई कि मियां बीवी के झगड़े में हमें फैराडेस लॉ मिल गया, और उनकी वजह से आज अपन सब जो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आप अपने घरों में बैठे हैं,
हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंप्यूटर चल रहा है, ये कैमरा चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, आप अपने घर पे बैठे बैठे इस लाइव रिकॉर्डिंग लाइव चीज को देख पा रहे हो, ये सब उसके आगे बातें हुई। ठीक है, चलो। तो हुआ क्या फाइनली, ये पता चला कि जब भी किसी मैग्नेट और इस लूप के बीच में रिलेटिव मोशन था, मैग्नेट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लूप और मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द लूप, मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स द लूप और मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लूप। उन्हें पता चला कि मैग्नेट और लूप के बीच में जब रिलेटिव मोशन था, तो मैग्नेट की फील्ड लाइन जो उसे क्रॉस कर रही है, उसका जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। when magnet is moving towards the loop when magnet is moving towards the loop, the flux through the loop should increase. When magnet is moving away from the loop, the flux through the loop should decrease. He observed whenever the magnetic flux linked with the loop changes, उसमें करंट आता है। गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया मतलब सर्किट में करंट आया। इट मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ। हमको पोटेंशियल वगैरह क्या होता है ऐसा पता नहीं था, तो बैटरीज की वजह से हम जानते थे कि भाई सर्किट में करंट आता है। बैटरी की वो प्रॉपर्टी जिससे सर्किट में करंट आता है उसको हम ईएमएफ नाम देते थे। तो अब इस लूप की वजह से यहाँ गैल्वेनोमीटर से करंट आ रहा है, तो लूप में हम बोलते थे कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो हिस्टोरिकली यहाँ पर हम बोलते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसको अपन आज जानते हैं कि ठीक है एक पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कुछ बनता है, जिसको अब हम ईएमएफ भी बोलते हैं। So when magnetic flux linked or associated with a current loop or conducting loop changes, some EMF is induced in the loop. This is Faraday's first law. ये Faraday का first law. Whenever there is a change of flux associated with a current loop, conducting loop, वो लूप जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो, मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, ओपन भी हो सकता है, स्टिल उसमें ईएमएफ डेवलप होता है। यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दूं, तो मुझे वोल्ट मीटर में भी डिफ्लेक्शन दिखता है, मतलब वोल्ट मीटर बताएगा कि यहाँ पर ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है? देखिए सब बच्चे अच्छे से, चलो वेरी गुड। अब इसको अपन अच्छे से लिख लेते, इसको अच्छे से लिख लेते, लिखो लिखो। when magnetic flux associated with a loop or circuit or conductor, magnetic flux associated with a loop or circuit or conductor changes electromotive force or EMF is induced in the loop. Electromotive force or EMF is induced in the loop. और इसी चीज को, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो आगे, and this phenomena is called electromagnetic induction. So जब किसी करंट लूप से, किसी सर्किट से, किसी एक कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ आता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है कि ईएमएफ कब आता है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट करते 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 और भी चीजें पता चली। फैराडे को पता चला कि जब मैग्नेट को मैं ट्रेवल करा रहा हूं, मैग्नेट को जितना फास्ट ट्रेवल कराऊंगा उतना ज्यादा करंट आएगा, जितना स्लो ट्रेवल कराऊंगा उतना कम करंट आएगा। अच्छा, मैग्नेट को रेस्ट पे रखो, लूप को ट्रेवल कराओ तब भी करंट आता है, लूप को मूव करवाओ तब भी करंट आता है। सो ऐसा नहीं है कि मैग्नेट को ही मूव कराना है, आप लूप को भी मूव करा सकते हैं, जस्ट रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या दूसरे वर्ड्स में बोले तो फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। फ्लक्स का चेंज जैसे भी हो जाए, अगर आप मैग्नेट को पास में ले जाओ तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेट अवे ले जाओ तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेट को घुमाने लग जाओ तो फ्लक्स चेंज होगा।
लूप को घुमाने लग जाओ तो फ्लक्स चेंज होगा, जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब जब फ्लक्स चेंज होगा तब तब ईएमएफ आएगा। ठीक है, अब पहले लॉ से हमको समझ में आया ईएमएफ कब आता है। दूसरा फिर लॉ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हमें पता चला, फैराडे ने बताया कि कितना ईएमएफ आता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, कितना ईएमएफ आता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऑफ कोर्स हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं विथ टाइम, टाइम के साथ किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके रेट के प्रोपोर्शनल। अब ये मैग्नीट्यूड है तो उधर भी मैग्नीट्यूड लगा लो, क्योंकि मैं एक हमेशा पॉजिटिव चीज को नेगेटिव चीज के बराबर तो कर नहीं सकता ना, फिर डी फाई बाई डी टी हो सकता है नेगेटिव हो जाए, तो दोनों को थोड़ी इक्वेट कर सकता। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, जो भी सॉरी ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है, दिस इज इंड्यूस्ड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हमने यहाँ पर इस तरह से चीजों को डिफाइन करा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो गया। यहाँ पर ने ऐसा लिखा k टाइम डी फाई बाई डी टी था, बट दिस k इज 1। हमने डेफिनेशन ऐसे ले ली फ्लक्स वगैरह की कि k 1 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी इन मैग्नेटिक। चलो, तो फेराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि कब ईएमएफ आएगा, सेकंड लॉ बताता है कितना ईएमएफ आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलो, तो सेकंड लॉ लिख लीजिए अच्छे से। सेकंड लॉ नोट कर लीजिए, Faraday's law of electromagnetic induction. First law, that magnetic flux when changes associated with a loop, it induces a EMF in the loop. Second law, the magnitude of the EMF induced is dependent on the magnitude of rate of change of magnetic flux. चलो, तो ये अपन ने दो लॉ पढ़ लिए। अब अभी तक देखो हमने ये बात करी कि कब EMF आएगा, दूसरे लॉ में बात करी कितना EMF आएगा, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करी, करंट की डायरेक्शन की यहाँ पे बात ही नहीं करी। देखो मैंने करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताता है हमको एक नया लॉ जिसे हम बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ, LENZ, लेंज लॉ। ठीक है, ये हमें बताता है करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए। चलो, अब लेंज लॉ लिखते हैं अपन। लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, the direction of induced EMF or current is such that the direction of induced EMF or current is such that it tries to oppose the cause producing it. It tries to oppose the cause producing it. इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, इट ट्राइज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जो भी इसे बना रहा है उसी को अपोज करता है। वो एक हिंदी में कहावत होती है ना, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, वो तो अप्रोप्रिएट है, वो बिल्कुल ऐसी कुछ चीज हो रही यहाँ पर, जो रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए उसी को अपोज करता है। ठीक है, कैसे, तो अपन ये लिखते हैं कैसे, देखो, if the magnetic flux is increasing, the induced EMF tries to decrease it. If the magnetic flux is increasing, the induced EMF or induced current tries to decrease it. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करता है।
and similarly if the magnetic flux is decreasing, if the magnetic flux is decreasing, the induced EMF tries to increase it. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उसको, उल्टा बोल दिया मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करेगा। भाई फ्लक्स इंक्रीजिंग तो इंड्यूस ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करेगा, फ्लक्स डिक्रीजिंग तो इंड्यूस ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अपन ये चीज अब अच्छे से समझते हैं। तो मैंने 4 केसेस बनाए हैं। 2 केसेस में मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द लूप, 2 केसेस में मैग्नेट का साउथ पोल इज टुवर्ड्स द लूप। ठीक है, ये हमारे पास एक लूप है जिसकी ये वाली साइड जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये देखो तुम्हारी तरफ है, ये तुम्हें फेस कर रही है, ये साइड तुम्हारी तरफ है, दिस साइड इज टुवर्ड यू। ठीक है, ये साइड तुम्हारी तरफ है। चलो, इन द फर्स्ट केस मैंने बोल दिया कि मैग्नेट पास में आ रही है, लूप के पास में आ रही है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाई, नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड द लूप, नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड द लूप। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी, नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से अवे बाहर जाती है, नॉर्थ पोल से बाहर जाती है, am I right? सबसे पहले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास कर रही है, नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड लाइन इस तरह से पास कर रही होगी, am I right? क्या ये सही है ना? अब मैग्नेट जब पास में आएगा तो नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है, नॉर्थ पोल पास में आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ा। सबसे पहले देखो कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है और वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरफ है एंड इट इज इंक्रीजिंग, फ्लक्स की डायरेक्शन समझो और वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ये समझो। तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये है एंड इट इज इंक्रीजिंग। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, इसको अपोज करता है। कैसे? अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उल्टा फ्लक्स बना के, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उल्टा फ्लक्स बना के। तो उल्टा फ्लक्स कैसे बनेगा? जब इंड्यूस करंट ऐसे आएगा, उल्टा फ्लक्स के लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए लूप में ये करंट की डायरेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? लूप में करंट की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, ये होना चाहिए लूप में करंट की डायरेक्शन। आई शुड रिपीट दिस, नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द लूप, नॉर्थ पोल जैसे इसके पास में आएगा द मैग्नेटिक फ्लक्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसको कम करने के लिए अपोजिट फ्लक्स बनना चाहिए, अपोजिट फ्लक्स बनने के लिए करंट ऐसा आना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? बताओ, ये चीज समझ में आई? देख लीजिए सभी बच्चे अच्छे से। आयुष, पार्थ का, सौरभ का, निमित, ऋत्विक, कई बच्चों का जवाब आ चुका। वेरी गुड आयुष, चलो बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली, अब मैग्नेट को अगर मैं अवे लेके जाऊंगा, मैग्नेट को दूर ले जाऊंगा, सपोज मैग्नेट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, magnet is going in this direction, so north pole is moving away, north pole is moving away, so the flux is decreasing, अब फ्लक्स कम हो रहा है। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी बट इट इज रिड्यूसिंग बिकॉज मैग्नेट इज मूविंग अवे, तो इंड्यूस करंट क्या आएगा जो उसको सपोर्ट करे, फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से इधर ही आपको फ्लक्स बनाना है, तो आपका करंट ऐसा होना चाहिए, आपका करंट ऐसा होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से इधर फ्लक्स बनाना है तो ऐसा करंट होना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो देखो यही आ जाते हैं एग्जाम में कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन अगर सही से सीख लिया ना तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। तो ये चीज अच्छे से समझो कि मैं करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगला केस, सपोज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट हमने लूप के सामने रखा था, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट हमने लूप के सामने रखा था, और सपोज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द लूप, ये लूप के पास में आ रहा है, मूविंग टुवर्ड्स द लूप। अब क्या होना चाहिए?
अच्छा मैंने फ्लक्स की डायरेक्शन गलत दिखा दी, देखो साउथ पोल की तरफ फील्ड लाइन जाती है ना, साउथ पोल से बाहर तो नहीं निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैंने उल्टा बना दिया था, अब ये सही कर दिया देखो, ठीक है। नाउ व्हेन द साउथ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द लूप, साउथ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स द लूप, द फ्लक्स इन दिस डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग, इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको अपोज कैसे कर सकते हो, उल्टा फ्लक्स बना के, मतलब ऐसा करंट प्रोड्यूस करके, उल्टा फ्लक्स बनाने के लिए आपको ऐसा करंट बनाना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स की डायरेक्शन देखो और देखो कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे अपोज करने के लिए उल्टा फ्लक्स बनाओ, तो ऐसा करंट आना चाहिए, आ रहा है क्या पॉइंट समझ में। ठीक है, लास्ट केस और देखते, लास्ट केस और देखते, सपोज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग अवे, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग अवे, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा, व्हेन साउथ पोल इज मूविंग अवे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है, तो इधर ही फ्लक्स बनाने की कोशिश होगी, करंट ऐसा आएगा, करंट की डायरेक्शन अब ये होना चाहिए। चलो क्या आपको ये सारे केसेस समझ में आ रहे हैं, अच्छे से क्लियर है क्या सब, देख लो। चलो अब अगर ये क्लियर है तो इन्हीं को याद करने का एक तरीका और, एक तरीका और बता रहा हूं मैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, स्कूल में बताते हैं जो एक तरीका, और मुझे बच्चे बता रहे थे कि स्कूल में बताया था वैसा तरीका उनको, तो एक और तरीका देखते हैं जिससे हम करंट की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा फोर्थ केस बता देता हूँ, साउथ पोल इज मूविंग अवे, तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स है और मूव अवे है इसलिए फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो इसी फ्लक्स को सपोर्ट करना है तो ऐसे करंट लाना पड़ेगा, है ना। चलो अब एक और तरीका याद करने का, देखो अपोजिशन का मतलब ये भी होगा कि आप जो करो उसमें रेजिस्टेंस फील हो आपको, अगर ये लूप का इंड्यूस करंट नॉर्थ पोल को पास में लाने का अपोजिशन कर रहा है, तो आप नॉर्थ पोल जब पास में लाओगे यू शुड फील सम फोर्स, आपको कुछ फोर्स फील होना चाहिए। अगर हमारा ये करंट लूप में आने वाला करंट मैग्नेट के पास में आने का अपोज कर रहा है, तो आपको फील होना चाहिए दैट अपोजिशन, कैसे फील हो सकता है, व्हेन नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स दिस लूप, यहां भी नॉर्थ बन जाएगा तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन आएगा, नॉर्थ पोल के पास में आने का अपोजिशन करने के लिए यहाँ भी नॉर्थ पोल बना दो, यहाँ भी नॉर्थ पोल बना दो, तो देखो जो करंट की डायरेक्शन है उससे नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ में होगा रिपल्शन, मतलब अपोजिशन हो गया, है ना। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द लूप, उसे अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल जैसा बना दो यहाँ पर, तो नॉर्थ पोल का अपोजिशन हो जाएगा आने का, ये चीज समझ में आ रही है क्या, देखो अच्छे से, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो व्हेन नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो दूर जाने का पोजीशन कैसे हो सकता है, जब अट्रैक्ट करो, नॉर्थ पोल को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, जब यहाँ साउथ पोल बन जाए, जब यहाँ साउथ पोल बन जाए तो देखो साउथ पोल बनने के लिए जो करंट चाहिए वैसे ही करंट आया, साउथ के कॉर्नर पे एरो लगा दो, बिल्कुल वैसी करंट की डायरेक्शन है देखो, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो लूप साउथ पोल जैसा बनकर उस नॉर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जब नॉर्थ पास में आता है तो लूप नॉर्थ पोल जैसा बनकर उसे रिपेल करने की कोशिश करता है, पास में आने का अपोजिशन करने के लिए ये नॉर्थ बन जाएगा, दूर जाने का अपोजिशन करने के लिए साउथ बन जाएगा, समझ में आ रही बात, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन दोनों केसेस को भी देखो, व्हेन साउथ पोल इज मूविंग अवे, वेलोसिटी इधर है मूविंग टुवर्ड्स, तो यहाँ पे साउथ बन के उसे रिपेल करोगे आप, तो देखो यहाँ साउथ पोल बन के उसका रिपल्शन हुआ, तो जब साउथ पोल दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ नॉर्थ पोल बना दिया अपन ने, देखो दिख रहा है आपको, चलो
तो लेंज लॉ क्या बताता है हमको? लेंज लॉ हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दे देता है। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? उसके लिए आपको दो चीज पता करना पड़ेगी। दो चीज क्या? सबसे पहले तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, सेकेंड चीज वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर फ्लक्स की जो डायरेक्शन है उसमें वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, उल्टा फ्लक्स बनाने के लिए करंट आएगा। और फ्लक्स की जो भी डायरेक्शन है वो सपोज डिक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए करंट आएगा ताकि उधर ही फ्लक्स बन जाए। ठीक है, एक तरीका ये होता है याद रखने का। दूसरा तरीका, फोर्स से आप जो कर रहे हो आपको रिपल्शन फील होना चाहिए। नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो पास में लाने का रिपल्शन कैसे हो सकता है? जब यहाँ नॉर्थ हो जाए और रिपल्शन हो जाए। आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो, दूर ले जाने का रिपल्शन कैसे होगा? जब यह साउथ बन जाए और अट्रैक्ट करने लगे। ये चलो, तो ये हमने बात समझी व्हाट इज लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये सेंटेंस कई बार लिखा हुआ देखते हैं हम किताबों में कि लेंज लॉ बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है। रीजन, क्योंकि अगर आप मैग्नेट को पास में ला रहे हो और आपको अपोजिशन फील नहीं हुआ, आपको मैग्नेट को पास में लाने के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ा, तो आपने कुछ काम नहीं करा लेकिन यहाँ करंट आ गया। करंट आ गया तो बिना कुछ काम करे ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, एनर्जी आ गई। बिना कुछ काम करे एनर्जी आ गई, ऐसा हो सकता है क्या? बिना कुछ वर्क करे एनर्जी आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? तो आपको जब अपोजिशन फील होगा तभी आपको वर्क करना पड़ेगा, और आप जो वर्क करोगे वही यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। व्हेन आप इस मैग्नेट को पास में लाते हो तो यहाँ नॉर्थ बनता है, रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट आप इसको मूव कराते हो, तो आपको वर्क करना पड़ता है, और आपका जो वर्क है वही यहाँ पर प्रोड्यूस होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलो, तो हमने लेंज लॉ पढ़ा। कोई भी डाउट यहाँ तक? ये सेंटेंस लिख लीजिए अच्छे से अपने पास। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में ये प्रूव भी करके दूंगा कि आप जो वर्क करोगे ना उतना ही सर्किट में एनर्जी आ रही है। मैं करूंगा भी कुछ क्वेश्चंस में इस चीज को प्रूव। ठीक है, जब देखेंगे आगे तो अपन देखेंगे वो, अभी लिख लो बस। ओके, अब तीन चीजें पढ़ी हमने। फर्स्ट, सेकेंड, लॉ ऑफ फेराडे, दो फेराडे के लॉ पढ़े, और एक पढ़ा लेंज लॉ। इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ लूप इज माइनस डी फाइव डी बाई डी टी। यहाँ जो माइनस साइन है वो बता रहा है डायरेक्शन, दिस माइनस साइन इज फॉर डायरेक्शन, इज फॉर डायरेक्शन। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो जब फ्लक्स का चेंज होगा तभी इंड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट लॉ को इनकॉर्पोरेट तो ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे, जब फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, फ्लक्स का चेंज नहीं तो ईएमएफ नहीं, है ना? फिर माइनस साइन भी आ गया, सेकेंड लॉ भी, थर्ड लॉ भी आ गया, लेंज लॉ भी आ गया, और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी का मैग्नीट्यूड है तो सेकेंड लॉ भी आ गया। तो इस एक इक्वेशन में हमारे सारे लॉ कंबाइंडली आ गए। तो हम फाइनली ये इक्वेशन याद रखेंगे इन तीनों लॉ को मिलाकर। चलो, क्या इक्वेशन क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक पॉइंट अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ध्यान दीजिए, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपने मटेरियल क्या लिया है। आपके कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होता कि कितना ईएमएफ है। चाहे आप गोल्ड का वायर बनाओ, चाहे सिल्वर का बनाओ, कुछ भी मटेरियल का वायर बना लो, द ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। ये बात समझ में आ रही है आपको? है ना? लेकिन इस सर्किट में करंट कितना आएगा?
सर्किट में करंट कितना होगा, इस जो करंट आता है ना ईएमएफ की वजह से, इस तरह से जो करंट आता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। जो करंट आएगा लाइक इंड्यूस्ड, वो लिखोगे आप ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ मटेरियल का रोल आ गया। अगर रेजिस्टेंस मान लो बहुत हाई है तो करंट जीरो। जैसे कि मैंने लकड़ी का लूप बना दिया, वुडन, एक लकड़ी का मैंने रील जैसी बना दी, उसमें भी ईएमएफ आएगा बट उसमें करंट नहीं आ सकता बिकॉज उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। पॉइंट समझे? ठीक है, उसमें करंट नहीं दिख सकता अपन को। चलो, तो फैराडेज लॉ हमने समझा, इंड्यूस करंट क्या होता है वो समझा। अच्छा, ये जो फैराडेज लॉ है इसमें हम ईएमएफ जो है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। कोई एवरेज ईएमएफ पूछे तो डी फाइव बाई डी टी को अपन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिख देंगे एवरेज के लिए। अब कोई आपसे पूछे अगर एवरेज ईएमएफ कितना डेवलप होगा बताओ, तो एवरेज ईएमएफ हो जाएगा माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ठीक है, कई बार हमसे ना चार्ज फ्लो पूछते हैं। जो इंड्यूस्ड करंट है वो था माइनस वन अपॉन रेजिस्टेंस इंटू डी फाइव बी बाई डी टी, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट को अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो। थर्मामीटर में डीटी डीटी हटा दो, तो इस इक्वेशन को देख के लिख सकते हो थोड़ा सा जो चार्ज का फ्लो हुआ है डी क्यू फ्लो इस माइनस वन अपॉन आर डी फाइव बी। चार्ज फ्लक्स, चार्ज फ्लक्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो टोटल चार्ज जो फ्लो होगा वो जाएगा माइनस वन बाय आर टोटल फ्लक्स का चेंज। छोटा सा फ्लक्स का चेंज, टोटल फ्लक्स का चेंज। और ये आर लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, नॉट टू। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको बता रही है कि आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बिना टाइम पता करे भी आप चार्ज कितना फ्लो हो बता सकते हो। किसी सर्किट में फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उसमें करंट की वजह से चार्ज कितना फ्लो करेगा बता सकते हो, प्रोवाइडेड उसका रेजिस्टेंस पता हो। और एक और चीज पता चली आपको, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू रेजिस्टेंस। चार्ज इनटू रेजिस्टेंस की डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन होती है। दिख रहा है? चार्ज इनटू रेजिस्टेंस की डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन होगी। चलो नोट कर लीजिए जल्दी से ये। ये हमने कुछ जितने भी हमारे पास अभी छोटी छोटी चीजें अपन को थ्योरी के पॉइंट पढ़ना थे वो अपन ने देख लिए। हमारा मेन जो चीज है फैराडेज लॉ वो अपन पढ़ चुके हैं, लेंज लॉ पढ़ चुके हैं। अब इनके बेस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो सबसे पहले आसान क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो फ्लक्स दे दिया मैंने डायरेक्टली, देखो फ्लक्स मैग्नेटिक बाय अ लूप is given by, दे दिया मैंने 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 वेबर। किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो दे दिया आपको। ठीक है, फाइंड ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। सर्किट में 3 सेकंड पे कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है? सेकंड, एवरेज ईएमएफ इन सर्किट फ्रॉम t0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। 0 से 2 सेकंड में कितना एवरेज ईएमएफ जनरेट हुआ है? थर्ड,
if resistance circuit is 10 ohms, charge flow in it in 10 seconds from start. स्टार्टिंग से 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा सर्किट में, है ना? करो करो ये 3 पार्ट। चलो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख दिया है। चलो तीसरा क्वेश्चन भी लिख दिया है। देखो 3 क्वेश्चन दिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऋत्विक का आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए। पार्थ का भी आया है, निमित का भी आया है। और आप लोग जब ईएमएफ लिखो तो उसमें साइन भी यूज कर सकते हो।
चलो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी बच्चे पे आंसर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो क्वेश्चन 1, ईएमएफ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो ईएमएफ निकालने के लिए तो अभी हमने पढ़ाई है, फॉर्मूला है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस d5 बाय dt। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, जस्ट बाहर माइनस साइन, डिफरेंशिएट करोगे तो 60 माइनस 4, और इसमें टाइम जो भी है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। t इक्वल टू 3 पे चाहिए तो t को 3 पुट कर दो, तो 6 3 18 माइनस 4 विल बी 18 माइनस 4 14, 14 का बाहर माइनस साइन है, माइनस 14 लगा देना। ठीक है, चलो चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। इसको डिफरेंशिएट करा तो 60, यहाँ पे -2 है, ये सॉरी -4 नहीं -2 है। हाँ, तो फिर ये 14 नहीं आएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक, हाँ चलो ईएमएफ आ गया। उसके बाद फिर एवरेज ईएमएफ पूछा है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का मतलब होगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन फ्लक्स का मतलब फाइनल टाइम का फ्लक्स माइनस इनिशियल टाइम का फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। मतलब फ्लक्स एट t इक्वल टू t सेकंड माइनस फ्लक्स एट t इक्वल टू 0 डिवाइड बाय टाइम विच इज 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में फ्लक्स के लिए इसमें t को 2 पुट कर दो, 0 के लिए 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 4 आएगा, तो वो आसान है, तो वो पहले वो लिख देता हूं मैं। ठीक है, और 2 पुट करो तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ये 2 पुट करा तो -2 -4 12 -4 8 8 प्लस 4 -4 अपॉन 2, 4 से 4 कैंसिल, 8 बाय 2 4 हो गया, तो एवरेज ईएमएफ आ रहा है यहाँ पे देखो -2 -4 है ना, 8 बाय 2 -4, तो सेकंड का आंसर है क्या -4। थर्ड पार्ट, रेजिस्टेंस दिया सर्किट में 10 ओम, तो चार्ज कितना फ्लो होगा 10 सेकंड में। तो चार्ज फ्लो कैसे निकाल सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, क्यू फ्लो वो होता है -1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स 10 सेकंड का फ्लक्स निकालो तो सीटी को 10 पुट करो, 10 का स्क्वायर 100 इनटू 3 300 -20 प्लस 4 -4, ये चेंज इन फ्लक्स अपॉन बाहर देखो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 300 -20 280 280 अपॉन 10 28 28 बाहर माइनस साइन -28, और माइनस साइन तो चार्ज फ्लो में बस डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 20 कूलम। चलो सारे पार्ट इसके आ गए, आसान, समझ में आएगा सब? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? वैसे तो सबके सेम ही दिख रहे हैं मुझको, तो डाउट होगा तो है नहीं वैसे, आपको सबकी ये है ना, तो ये हटा देता हूँ। क्वेश्चन 2 करते हैं अब। क्वेश्चन 2 करते हैं, तो चार्ज फ्लो बता दीजिए। चार्ज फ्लो अभी जस्ट मैंने हटाया, चार्ज फ्लो के लिए अपन ने रिलेशन पढ़ा था ना, चार्ज फ्लो इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, 10 सेकंड पे फ्लक्स कितना है, शुरुआत में t0 पे फ्लक्स कितना है, उससे करा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन दे दी, देखो रेजिस्टेंस आर है लूप में, उसमें n टर्न्स है, ईएमएफ और करंट पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ईएमएफ के लिए पहले तो फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स कितना होगा, हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया विल बी पाई a स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज v नॉट इनटू e की पावर माइनस अल्फा t, एरिया इज पाई a स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन चेक कर लो किधर है दोनों की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर, एरिया वेक्टर के ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 हो जाएगा 1। अच्छा ये इसके साथ नंबर ऑफ टर्न है ना, तो नंबर ऑफ टर्न में मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे, क्योंकि तो जितने टर्न्स होंगे सब में ईएमएफ आएगा ना, इसलिए सबका अपन को फ्लक्स लेना है, तो टोटल इसलिए n मल्टीप्लाई करा, तो ये टोटल फ्लक्स। अब ईएमएफ लिखना बहुत आसान हो गया, माइनस डी पाई बाई dt तो करना है, और कुछ भी नहीं करना है ना, तो सारे कांस्टेंट्स बाहर अरेंज कर लो, पाई n a स्क्वायर v नॉट e की पावर माइनस अल्फा t का एक माइनस आएगा बाहर, प्लस हो गया, तो अल्फा टाइम e की पावर माइनस अल्फा, ये आ जाएगा ये, बस इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब करंट भी आसानी से लिख सकते हो, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। चलो थर्ड पार्ट करो, स्क्वायर ऑफ साइड एल, रेजिस्टेंस आर, अचानक मैग्नेटिक फील्ड जो थी ना उसको रिवर्स कर दिया, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, फाइंड द चार्ज फ्लो इन लूप, बताओ। निमित का आ चुका है, निशित का भी आ गया, ऋतिक का भी आ चुका था पहले ही। चलो सानिध्य का भी आया। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारे पास स्क्वायर है साइड एल का रेजिस्टेंस आर, और मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ थी उसको अचानक से बाहर कर दिया, द मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द बोर्ड, उसको अचानक से मैंने आउट ऑफ द बोर्ड कर दिया। उससे क्या होगा, सपोज अंदर के डायरेक्शन में प्लस ले लूं तो बाहर की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, है ना, तो इनिशियल फ्लक्स अगर मैंने बोला प्लस बी एल स्क्वायर, तो फाइनल फ्लक्स मुझे बोलना पड़ेगा माइनस बी एल स्क्वायर, क्योंकि फाइनली मैग्नेटिक जब बाहर है तो माइनस हो जाएगी। तो अब यहां से चेंज इन फ्लक्स इज द फाइनल माइनस इनिशियल, so it should be minus 2 times bl square। अब रिलेशन लगा लो, बस अपना फॉर्मूला जो था चार्ज फ्लो का, इट वाज माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो आर दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो एज इट इज, माइनस एक और है यहाँ पर, तो माइनस कैंसिल होगी, ये आंसर आ गया। बोलो क्या है, समझ में आया? बताओ किसी को कोई भी डाउट इसमें? चलो बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको है ना एमईसी वाले केसेस दे दूंगा, मतलब कि जैसे स्ट्रेट वायर दे दिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालो, फिर उससे आगे क्वेश्चन करो, ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा। तो एक वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग, जिसमें करंट जो था वो वेरिएबल था, वो था आई नॉट साइन ओमेगा टी, द करंट इन द वायर इज वेरिएबल, वो आई नॉट साइन ओमेगा टी। उस वायर के सामने यहाँ पर हमने स्क्वायर एक लूप रख दिया, ये डिस्टेंस मैंने ए दे दी, और ए बाय ए साइज का मैंने एक लूप रख दिया, ठीक है। इस वायर में करंट वेरिएबल है तो डेफिनेटली फ्लक्स वेरिएबल होगा, तो ईएमएफ आएगा। बताओ ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ इन लूप बताओ।
चलो रिच्ची का जवाब भी आ गया मेरे पास, देखते। चलो निश्चित का भी जवाब आया मेरे पास, देखते। करंट वेरिएबल, आई नॉट साइन ओमेगा टी वेरिएबल है टाइम के साथ, तो डेफिनेटली फ्लक्स वेरिएबल होगा। अब फ्लक्स तो अभी आज ही मैंने करवाया है इस क्वेश्चन में आपसे डिराइव, है ना, एल का कुछ फंक्शन बन रहा था, याद करो यहाँ पे। तो फ्लक्स तो मैं डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, म्यू नॉट करंट इन द वायर, म्यू नॉट साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया है अपॉन 2 पाई इंटू हाइट, हाइट मैंने ए दे दी है, फिर याद करो अंदर क्या था, एल एन ए प्लस बी अपॉन ए, तो बी को भी मैंने ए ही दे दिया, इसलिए यहाँ पे ln 2 बन जाएगा। देखो ये आ जाएगा फ्लक्स, बस अब इस फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कर दो, तो ईएमएफ विच इज डिफाइंड एज माइनस डी फाई बाई डी टी, जस्ट डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन, तो ये साइन वाला टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट है ही, माइनस साइन कांस्टेंट, बाकी कांस्टेंट लिख दो, ए ln 2 डिवाइड बाय 2 पाई, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टाइम cos ओमेगा टी, दिस शुड बी द आंसर। या गया हमारे पास आंसर। चलो आया क्या समझ में? आयुष का भी आ गया, निमित का भी आ गया, काफी बच्चों के आंसर्स आ गए थे, वेरी गुड। तो आप ये ध्यान दो कि ये क्वेश्चन में मैंने करा क्या, मैंने एक वायर में करंट वेरिएबल दे दिया, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो वेरिएबल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो टाइम के साथ बदल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वो हम निकालते थे इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट छोटा सा एरिया वेक्टर, तो इसमें मेरे पास तीन चीजें हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम एक एंगल को भी लिख सकते हैं, तो बी डी ए और इनके बीच के एंगल का कॉस। तो फ्लक्स में तीन चीजें इन्वॉल्व होती है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये हटा देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन, आई हैव अ बिग लूप, एक बड़ा सा लूप है, उसके सेंटर पे एक छोटा सा लूप रखा हुआ है, बड़े से लूप में कैपिटल एन टर्न से, छोटे से लूप में स्मॉल एन टर्न से, स्मॉलर लूप की रेडियस है बी, बड़े लूप की रेडियस है ए, बिगर लूप इज कैरिंग अ वेरिएबल करंट, जो करंट है उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, आई नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई कैपिटल टी, ऐसा कुछ करंट का एक्सप्रेशन है, वेरिएबल करंट है ना, इसको ऐसा कुछ करंट दे दिया, ठीक है। चलो बस अब
छोटे लूप में कितना इंड्यूस करंट आएगा। यहाँ पे छोटे लूप का रेजिस्टेंस दे देता हूं मैं, रेजिस्टेंस छोटे लूप में स्मॉल आ रहे, तो आपको बताना उसमें इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इन स्मॉल लूप। और स्मॉलर लूप की रेडियस बहुत बहुत छोटी है बड़े लूप की रेडियस से। करो। स्मॉलर लूप की रेडियस बड़े लूप की रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटी है। जल्दी निकालिए आंसर। बड़े लूप की रेडियस बहुत बड़ी है, छोटे लूप की छोटी है। सेम क्वेश्चन मैंने कराया रखा है आपको, तो मैं कुछ भी नया नहीं दे रहा हूँ, है ना। जो अपन पहले क्वेश्चन करे हैं बस उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने। ओके, मेरे पास आंसर आ रहा है। यहाँ करंट, बड़े लूप में जो करंट है उसकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर लूप वो हो जाएगी म्यू नॉट द करंट इन द लूप अपॉन 2 पाई, पाई नहीं होता सॉरी, 2 रेडियस, रेडियस इज 8, लेकिन इसमें कैपिटल एन टर्म है तो एन मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड अब ये एकदम सेंटर पे होती है, लेकिन अपन पूरे लूप के एरिया, जो स्मॉलर लूप के एरिया पे यही मान सकते हैं बिकॉज उसकी रेडियस बहुत छोटी है। तो इससे जो फ्लक्स हो जाएगा वो यही मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कर देना। उसकी रेडियस बी है तो पाई बी स्क्वायर। अब ये एक टर्न से फ्लक्स होगा, इसमें भी देखो एन टर्न से, तो एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है उससे ईएमएफ आ जाएगा और ईएमएफ से फिर करंट आ जाएगा। करंट हो जाएगा -1/r डी फाई बाई डी टी। तो आप सब चीज अच्छे से लिखो। देखो एन पाई बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, बी के एक्सप्रेशन में आई, आई वेरिएबल था, उसके अलावा सब कांस्टेंट थे। म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2a, और आई का डिफरेंशिएशन, आई का डिफरेंशिएशन करोगे तो आई नॉट बाय कैपिटल टी आ जाएगा, स्मॉल टी तो कांस्टेंट है। स्मॉल टी का वेरिएबल सॉरी स्मॉल टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। आ रहा है क्या देखो। अच्छा इसमें एक रेडियस लिखना मैं भूल गया, बड़े लूप की रेडियस बी आएगी ना नीचे यहाँ पर, ये मैंने इसको ए, अच्छा ए है तो ए ही तो लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया कि नहीं, हाँ रेजिस्टेंस रह गया देखो यहाँ पर, रेजिस्टेंस को आर लिखना चाहिए था मुझको, यहाँ लिखा हुआ था यहाँ रह गया था। ठीक, हाँ चलो। तो अब ये वाले क्वेश्चन में भी देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराई ना हमने टाइम के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के चेंज होने से टाइम के साथ बदल रही है, तो यहाँ पर भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज कराया है। दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या करा, ये देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के पास में मैंने उससे ए डिस्टेंस पे जाकर एक ऐसा अरेंजमेंट रखा है, ये एक रेजिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस जो है वो अभी बी है, और यहाँ वाली डिस्टेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ। मैं कैसे बढ़ा रहा हूँ, मैं इस रॉड को मूव कर रहा हूँ विद स्पीड v, रॉड को पुल कर रहा हूँ विद स्पीड v, ये इसकी स्पीड है v, v स्पीड से इस रॉड को पुल कर रहा हूँ, तो रॉड को पुल करूंगा ना तो ये एरिया बढ़ेगा, ठीक है। अब ये एरिया बढ़ने से यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आएगा, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इंड्यूस करंट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट कितना और उसकी डायरेक्शन क्या है ये बताना। करो करो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन समझ में आया क्या है। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसके पास में रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है, देखो रेक्टेंगुलर लूप का आप देखो जो एक साइड है ना बी वो इंक्रीज हो रही है विद टाइम, तो आप इसमें भी लिख सकते हो फ्लक्स। थोड़ी देर बाद जो रॉड होगी वो कुछ डिस्टेंस आगे चली गई होगी, तो यहाँ की डिस्टेंस वेरिएबल है तो फ्लक्स वेरिएबल आएगा, तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ आएगा, उससे करंट आएगा, लिखो करंट क्या आएगा, करो। चलो ऋत्विक का जवाब आ गया मेरे पास, बाकी बच्चे भी जल्दी से करिए, देखो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने करा हुआ है कई बार, तो आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ी देर में रॉड कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगी, कितना आगे बढ़ेगी, वीटी डिस्टेंस आगे बढ़ेगी, वीटी, तो वीटी प्लस बी ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। हाँ बड़ा आंसर आएगा, यस। फ्लक्स को लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, हाइट इज एल इंटू एल एन, ए प्लस बी, बी को लिखोगे बी प्लस बी टी अपॉन ए, ये एक्सप्रेशन आएगा देखो फ्लक्स का, है ना, ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। बस अब इंड्यूस करंट के लिए माइनस डी पाई बाई डी टी और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, रेजिस्टेंस लूप में आर लगा हुआ है, तो माइनस 1 बाय आर, उसको डिफरेंशिएट करो तो म्यू नॉट कैपिटल आई एल अपॉन 2 पाई, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी टी, और जिसको मान के करा उसका डिफरेंशिएशन, तो इन सब में b बाय ए कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ये आएगा पूरा एक्सप्रेशन। देखो समझ में आ रहा है क्या।
भाई ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने, और जो पूरा एक्सप्रेशन था उसका डिफरेंशिएशन, तो उसमें टाइम के इनटू में v/a है, v/a कांस्टेंट, बाकी इनटू में टाइम का 1, बाकी तो सब 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करके। आ रहा है क्या एक्सप्रेशन ये, बताइए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में मैंने ना एरिया बदला है, एरिया चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये रॉड दूर जा रही है एरिया इज चेंजिंग, तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर एरिया इज चेंजिंग। प्रीवियस दो केसेस ऐसे एग्जांपल थे जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, अब यहाँ एरिया चेंज हो रहा है। हम एंगल भी चेंज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे जहां एंगल भी चेंज करेंगे, तो हम सारे तरह के केसेस धीरे धीरे देख रहे हैं। हरी बात समझ में ये, चलो ओके। अब देखो अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, लेंज लॉ अपने बेसिक तो कवर कर लिया है, सारा क्वेश्चंस करते जाएंगे हम। BB2 एंड BB3 दोनों आप कर सकते हो, तो दोनों करिए, पर हार्ड एंड फास्ट नहीं कि कल करके ही लाना है आपको, ठीक है, करके लाइए, जितना हो जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। हम कल और क्वेश्चंस करेंगे, अभी बहुत सारी सिचुएशंस और मुझे बताना है आपको, क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे अपन और, ठीक है, और आगे की चीज देखेंगे फिर। चलो, बाकी वेडनेसडे है कल, तो अपना डिस्कशन क्या क्या है कल वो तो बात कर ही चुके थे अपन, ठीक है। चलो बच्चों, तो अपना टाइम हो गया है तो मैं रुकता हूँ, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।